हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। चलिए तो आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। हमारा नया टॉपिक है चित्र संयोजन के सिद्धांत, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो चित्र संयोजन के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको एक एक पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए, चित्र संयोजन के सिद्धांत। देखिए कौन कौन से होते हैं। सामंजस्य, सामंजस्य, संतुलन, इसी में आएगा प्रभाविता और प्रमाण। क्या आएगा इसमें? प्रमाण। नेक्स्ट आएगा लय या गति, और लास्ट है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य। तो ये हो गए 6 भाग इसके चित्र संयोजन के सिद्धांत के। पहला है सामंजस्य। तो आप हेडिंग डालिए, सामंजस्य। तो देखिए सामंजस्य है क्या। कला के हमने तत्वों पर आपसे डिस्कस किया था पिछली क्लास में। तो जो कला के तत्व हैं, कला के तत्वों की एक ऐसी संगत जो कि चित्र संयोजन में एकता उत्पन्न करे, वही क्या कहलाता है? सामंजस्य कहलाता है। और सामंजस्य में क्या है कि सर्वप्रथम विचारों से सामंजस्य जो है प्रभावित होता है। आरंभ जो होता है वो सबसे ज्यादा सामंजस्य विचारों से प्रभावित होता है। इसी में हम आपको बताएंगे जो सामंजस्य है उसमें कला के तत्वों का एक दूसरे के प्रति पूरक होना बहुत जरूरी है। जब वो एक दूसरे के प्रति पूरक होंगे तो सामंजस्य उत्पन्न होगा। तो आप इसमें नोट कीजिए सामंजस्य है क्या। देखिए कला के तत्वों की एक ऐसी संगत, कला के तत्वों की एक ऐसी संगत जो चित्र संयोजन में एकता उत्पन्न करती है या एकता उत्पन्न करे, वही सामंजस्य कहलाता है। सामंजस्य में सर्वप्रथम सामंजस्य जो है सर्वप्रथम विचारों से प्रारंभ होता है। किससे होता है? सर्वप्रथम विचारों से प्रारंभ होता है। इसी में आप देखिए कि जो कला के 6 तत्व हैं उनका एक दूसरे के प्रति पूरक होना बहुत जरूरी है। कला के तत्वों का एक दूसरे के प्रति पूरक होना बहुत आवश्यक है। तभी जब कला के तत्व एक दूसरे के प्रति पूरक होंगे तभी क्या होगा? तभी सामंजस्य उत्पन्न होगा। अब आप इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सामंजस्य को। जैसे कि देखिए कोई भी वृद्ध व्यक्ति को जब चित्रकार उसके भाव को प्रदर्शित करेगा, एक ड्रॉ करेगा उसको चित्र को, तो वो उसमें भाव कैसे प्रदर्शित करेगा सामंजस्य बिठाने के लिए। देखिए कि सबसे पहले तो उस जो बुजुर्ग जो हम बना रहे हैं उसका शिथिल रेखाओं का होना उस चित्र में बहुत जरूरी है। साथ ही उसकी कमर झुकी हुई होनी बहुत जरूरी है, और जैसे कि उसके फेस पर झुर्रियों का होना जरूरी है, और सहयोग के रूप में हेल्प के लिए उसके लिए लाठी का होना बहुत आवश्यक है। जब ये सारे भाव उसमें प्रदर्शित होंगे तभी क्या होगा? सामंजस्य उत्पन्न होगा। तो आप इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। जैसे कि जब एक चित्रकार चित्र में भाव प्रदर्शित करे
किसी बुजुर्ग व्यक्ति का तो उसके लिए शिथिल रेखा का होना आवश्यक है। शिथिल रेखा का होना आवश्यक है। साथ ही झुर्रियों का होना, झुर्रियों का होना और झुकी हुई कमर का होना आवश्यक है। साथ ही साथ सहयोग के रूप में लिखिए, सहयोग के रूप में लाठी का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, जिससे क्या होगा, जिससे चित्र में सामंजस्य उत्पन्न होगा। तो आप समझे, इसमें हमने आपको इसमें एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया कि सामंजस्य क्या है और सामंजस्य के लिए कैसे आप समझेंगे। हमने आपको समझाया कि चित्रकार की एक ड्राइंग के थ्रू हमने आपको बताया कि उसमें कौन कौन से भाव उसके लिए होने चाहिए एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए। तो सामंजस्य क्या है। अब अगला आप डालेंगे संतुलन। हेडिंग है चित्र संयोजन के सिद्धांत की, अगली हेडिंग है संतुलन। तो हेडिंग डालिए संतुलन। देखिए, संतुलन चित्र में सामंजस्य के साथ साथ संतुलन होना भी आवश्यक है। तभी हम विरोधी जो तत्व हैं उनको व्यवस्थित कर पाएंगे चित्र रचना में। तभी हम चित्र रचना में विरोधी तत्वों को व्यवस्थित कर पाएंगे। अब देखिए इसका भी एग्जाम्पल, जैसे कि हमने चित्र बनाया कोई, उसके एक भाग में हमने चित्र बना दिए और दूसरा जो उसका पार्ट है उसको खाली छोड़ दिया। तो इससे क्या होगा कि जो दूसरा पार्ट हमने खाली छोड़ा है वहां पे फिर क्या होगा कि नीरसता दिखाई देगी, जिससे कि संतुलन नहीं होगा। तो दूसरे भाग में संतुलन बिठाने के लिए हमें चित्र बनाना या आकृतियां बनाना बहुत आवश्यक है, तभी क्या होगा, संतुलन होगा। तो आप देखिए, जब किसी चित्र में, चित्र के एक भाग में आकृतियां बना दी जाएं, आकृतियां बना दी जाएं तथा दूसरे भाग को खाली छोड़ दिया जाए, दूसरे भाग को खाली छोड़ दिया जाए, इससे क्या होगा, तो
जिससे चित्र में संतुलन नहीं होगा। संतुलन बैठाने के लिए चित्रकार को दूसरे भाग में चित्र बनाना आवश्यक है, जिससे कि संतुलन उत्पन्न हो सके। तो ये हो गया संतुलन। नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए इसमें, प्रभाविता। प्रभाविता क्या है? प्रभाविता है कि दूसरे की अपेक्षा पहले को वरीयता देना या प्रमुखता देना ही क्या है? प्रभाविता है। यही प्रभाविता का नियम है। देखिए, तीसरी हेडिंग है प्रभाविता। प्रभाविता क्या है? दूसरे की अपेक्षा पहले को वरीयता या प्रमुखता देना। दूसरे की अपेक्षा पहले को वरीयता या प्रमुखता देना ही क्या है? प्रभाविता है। दूसरे की अपेक्षा पहले को वरीयता या प्रमुखता देना ही प्रभाविता। अब इसे देखिए कैसे समझेंगे आप इसे, प्रभाविता को। जैसे कि जब कोई दर्शक पहली बार किसी चित्र को देख रहा है, बहुत सारे चित्रों में उसकी दृष्टि सबसे पहले जिस चित्र पर पड़ेगी तो वो उसके लिए अट्रैक्टिव होगा, वही उसके लिए आकर्षण का बिंदु होगा। तो वही जो जिस चित्र पर पहले दृष्टि पड़ेगी दर्शक की, तो वो हो गया उसके लिए प्रभावी। और जिस चित्र पर सबसे अंत में उसकी दृष्टि पड़ेगी वो उसके लिए प्रभावी नहीं होगा। तो इसमें क्या है? यही प्रभाविता का नियम है कि पहले की अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा पहले को वरीयता या प्रमुखता देना ही प्रभाविता है। तो आप नोट कीजिए इसे। जैसे जब दर्शक की नजर पहले चित्र पर पड़ती है, पहले चित्र पर पड़ती है, तो वह उसके लिए आकर्षण का बिंदु होता है। आकर्षण का बिंदु होता है। और जिस चित्र पर सबसे बाद में पड़ती है, सबसे बाद में नजर पड़ती है, वह उसके लिए कम प्रभावी होता है। वह उसके लिए क्या होता है? वह उसके लिए कम प्रभावी होता है। और जो प्रभावी चित्र होता है उसकी जो टोन होती है वो प्रकाशित होती है और रूप भी स्पष्ट होता है। तो आप लिखिए, प्रभावी चित्र की टोन या तान प्रकाशित होती है, प्रकाशित होती है और रूप भी स्पष्ट होता है।
तो ये हो गया प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट इसी में आप डालेंगे प्रमाण या अनुपात। क्या डालेंगे आप? प्रमाण या अनुपात। तो हेडिंग डालिए प्रमाण या अनुपात। कोई भी हम चित्र बनाते हैं ना, उसके लिए प्रमाण या अनुपात का होना बहुत आवश्यक है। यदि प्रमाण या अनुपात सही से नहीं होगा तो उससे चित्र कैसा दिखाई देगा? हमें नीरस और बेढंगा सा हमें चित्र जो है दिखाई देने लगा। इसके लिए चित्र में अनुपात का होना, सही अनुपात का होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए प्रमाण, इसमें किसी भी चित्र में लिखिए, किसी भी चित्र में प्रमाण या अनुपात का होना, प्रमाण या अनुपात का सही होना, बहुत आवश्यक है। यदि चित्र में प्रमाण या अनुपात सही नहीं होगा, प्रमाण या अनुपात सही नहीं होगा, तो चित्र हमें कैसे दिखाई देंगे? तो चित्र नीरस एवं बेढंगे दिखाई देंगे। इसीलिए चित्र में अनुपात का सही होना बहुत आवश्यक है। अनुपात का सही होना आवश्यक है। देखिए, जैसे जो भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने शरीर रचना को 750 साल में विभाजित किया। यहीं पे बात करें, इटली के चित्रकार माइकल एंजेलो ने शरीर रचना को 8 साल में विभाजित किया है। तो देखिए, लिखिए इसे। भारतीय विद्वानों ने मानव शरीर रचना को 750 साल में, कितने में? 750 सालों में, 750 सालों में विभाजित किया है। और इटली के चित्रकार माइकल एंजेलो ने मानव शरीर रचना को 8 साल में विभाजित किया है। तो ये हो गया आपका प्रमाण के बारे में। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइकल एंजेलो ने मानव शरीर रचना को कितने भागों में विभाजित किया? तो आप बताएंगे 8 साल में विभाजित किया है माइकल एंजेलो ने। और भारतीय विद्वानों ने कितना किया है? 750। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आप डालेंगे लय या गति। हेडिंग डालिए लय या गति।
लय या गति जो है ये चित्र संयोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। लय या गति अगर चित्रों में नहीं होगी ना तो चित्र कैसे दिखाई देंगे, स्थिर प्रतीत होते हैं। और लय या गति से चित्रों में जान आती है। अब देखिए, लय या गति, लय या जो गति होती है ये चित्रों की प्राण या जान होती है। इससे इसके अभाव में, देखिए इसके अभाव में चित्र जो हैं वो स्थिर प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? स्थिर प्रतीत होते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति हमने खड़ी मुद्रा में बनाया, व्यक्ति हमने खड़ी मुद्रा में बनाया और उसके हाथ नीचे की तरफ लटके हुए हैं सीधे, और उसके हाथ नीचे की तरफ सीधे लटके हुए हैं, तो इससे क्या होगा? तो इससे चित्रों में नीरसता आएगी। तो इससे चित्र में नीरसता आएगी। और यदि यही चित्र क्रियाशील अवस्था में बनाया जाए, यही चित्र क्रियाशील अवस्था में बनाया जाए तो चित्र में क्या होगा? तो चित्र में जान आ जाएगी। तो चित्र में जान आ जाएगी और मानव क्रियाशील और कलात्मक होगा और देखने में भी रुचिपूर्ण लगेगा, और जिससे मानव क्रियाशील और कलात्मक लगेगा। कैसा लगेगा? क्रियाशील और कलात्मक लगेगा, और चित्र में भी और चित्र भी रुचिपूर्ण लगेगा। कैसा लगेगा? रुचिपूर्ण लगेगा। तो ये हो गया लय या गति का चित्र संयोजन में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, ये हमने आपको बताया। नेक्स्ट लास्ट बची है परिप्रेक्ष्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परिप्रेक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा और अच्छे से देखिए। परिप्रेक्ष्य है क्या? परिप्रेक्ष्य में जो दूर के जो चित्र होते हैं वो अस्पष्ट छोटे बनाए जाते हैं, क्लियरिटी नहीं होती है उनमें, जो दूर के चित्र होते हैं। और क्या होती है, उसमें गहरी तान का प्रयोग किया जाता है, मतलब जैसे काले रंग का प्रयोग किया जाता है दूर के चित्रों में। यहीं पे हम बात करें अग्रभूमि के चित्र, मतलब आगे के भाग में बने हुए जो चित्र होते हैं, वो जो आगे के भाग में चित्र जो बने होते हैं बड़े और स्पष्ट बनाए जाते हैं, और इसमें प्रकाशित तान का प्रयोग किया जाता है, हल्की और प्रकाशित तान का। सफेद रंग अधिक मात्रा में मिलाया जाता है इसमें चित्रों में, तो वही है परिप्रेक्ष्य। तो आप डालिए हेडिंग परिप्रेक्ष्य। जब चित्र में दूर के चित्र दिखाने हो, दूर के चित्र दिखाने हो तो
चित्रों को छोटा अस्पष्ट और कम प्रभावी बनाया जाता है। छोटा, अस्पष्ट और कम प्रभावी बनाया जाता है। और अग्रभूमि मतलब आगे के भाग में, अग्रभूमि में बने चित्रों को स्पष्ट, बड़ा एवं प्रभावी, ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है। देखिए, ज्यादा प्रभावी बनाया जाता है। तो यही क्या है? यही परिप्रेक्ष्य, यही क्या है? यही परिप्रेक्ष्य है। इसी में आप लिखेंगे परिप्रेक्ष्य का आविष्कार किसने किया? परिप्रेक्ष्य का सर्वप्रथम जो आविष्कार किया इटली के चित्रकार पाओलो उचेलो ने किया। परिप्रेक्ष्य का सर्वप्रथम आविष्कार इटली के चित्रकार पाओलो उचेलो ने किया तथा भारतीय चित्रकला में बताया गया है कि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मुगल चित्रकला में भी किया गया, कि परिप्रेक्ष्य का प्रयोग मुगल चित्रकला में भी किया गया। अब परिप्रेक्ष्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकार पूछ लिए जाते हैं। परिप्रेक्ष्य के प्रकार आप इधर लिख लीजिए। परिप्रेक्ष्य के प्रकार, तो पहला परिप्रेक्ष्य है धरातलीय परिप्रेक्ष्य, इसी में अगला है वायवीय परिप्रेक्ष्य। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछा भी गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पूछ लिया जाता है ये कि सर्वप्रथम परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग किया गया, वो आविष्कार किया, ये किया था पाओलो उचेलो ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूछा जाए कि भारतीय चित्रकला में क्या बताया गया कि मुगल चित्रकला में किया गया परिप्रेक्ष्य का प्रयोग, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें परिप्रेक्ष्य के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं और लय और गति में से भी बनते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लय और गति और परिप्रेक्ष्य। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ वायुवीय आएगा, वायुवीय परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ, जिसमें हमने आपको बताया है चित्र संयोजन के सिद्धांत के बारे में। तो आज का हमारा ये टॉपिक फिनिश हुआ। अगला हम आपसे टॉपिक में बात करेंगे, ये चित्र संयोजन के सिद्धांत से रिलेटेड पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।